हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि निकल के आया है रिगार्डिंग हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब देखिए, आप ऑलरेडी जानते हो कि पार्लियामेंट में हमारा मॉनसून सेशन चल रहा है जहां पे काफी इंपॉर्टेंट डिबेट हो रही है, काफी इंपॉर्टेंट बिल्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट अपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर दी थी पार्लियामेंट में, हालांकि वो टर्न डाउन कर दी गई है। और इसके अलावा जो मणिपुर का क्राइसिस चल रहा है इतना बड़ा, उसके ऊपर भी डिबेट चल रही है। और इसी के बीच हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज 3 नए बिल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो हमारे कोर लॉज हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे आईपीसी हो गया, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि हमारे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से चलते हुए आ रहे हैं, उनको रिप्लेस करने की बात करते हैं। अब ये जो 3 बिल है उनके नाम है भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा, प्रोसीजरल लॉ है ये। और जो इसके बाद जो तीसरा बिल है उसका नाम है भारतीय साक्ष्य बिल जो कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको रिप्लेस करेगा। और अगर आप एक ऐसे व्यूअर है जिसको नहीं मालूम आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, आईपीसी हमारा वो कोड है जिसमें दिया गया है कि पनिशमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और अगर कोई पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसकी डेफिनेशन आईपीसी में दी गई है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट भी आपको आईपीसी में देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो प्रोसीजर के बारे में बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके उसको सजा देनी है, तो वो सब प्रोसीजर हमारा सीआरपीसी में दिया गया है। इसके बाद जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एविडेंसेस के बारे में बात करता है। और ये जो 3 कोर क्रिमिनल ये जो कोड्स हैं वो हमारे ब्रिटिश पीरियड से चलते हुए आए हैं। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में, उसके बाद भी इनको लागू किया गया, इनको कंटिन्यू किया गया, इनको चेंज नहीं किया गया। हालांकि विद एडवांसिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम और मॉडर्न होता गया, जैसे जैसे हमें इंडियन सिचुएशन के हिसाब से जरूरत लगी, वैसे वैसे हमने इन लॉज में अमेंडमेंट भी किए हैं, लेकिन कभी इसको पूरी तरह से चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से इनमें अभी भी थोड़ी बहुत कॉलोनियल छाप है जिसको अभी हटाने की कोशिश की जा रही है नए बिल्स को इंट्रोड्यूस करके और इनको हटा के। क्योंकि इन लॉज में अब भी कुछ ऐसे लॉज है जिनकी आज की डेट में कोई जरूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेडिशन। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में। और इसके अलावा ये जो 3 बिल्स है ना, इनके थ्रू एक और बहुत ही बढ़िया चीज इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में जो पहले नहीं हुआ करती थी। और वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति छोटे ऑफेंसेस करता है, पेटी ऑफेंसेस करता है, तो उसको जेल ना भेज करके बल्कि उसकी जगह कम्युनिटी सर्विस नाम की एक पनिशमेंट इंट्रोड्यूस की गई है। मतलब इसमें कॉन्विक्ट को जेल नहीं जाना पड़ेगा बल्कि उसको कम्युनिटी में जाकर लोगों को सर्व करना पड़ेगा। और ये चीज इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इससे पहले इंडिया में ये नहीं था, बाहर के देशों में था। तो ये एक काफी बढ़िया और मेजर स्टेप है। और इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये जो लॉज है इनको क्यों लाया जा रहा है, जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है उनको क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, इसकी वजह जानेंगे। और इसके बाद ये भी जानेंगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज थे उनको हटा के जो नए लॉज लाए गए हैं उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। और स्पेसिफिकली इस वीडियो में हम लोग आईपीसी कंटेक्स्ट में जानेंगे कि उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि वो हमारा सब्सटेंशियल लॉ है और वो ऑफेंसेस के पनिशमेंट के बारे में बात करता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो हमारे जो एग्जिस्टिंग 3 लॉज हैं उनको क्यों रिप्लेस किया जा रहा है विद द न्यू बिल्स। तो देखिए, इसकी सबसे पहली वजह है, जो कि सबसे मेजर और क्रूशियल वजह है, वो ये है कि ये जो तीनों एग्जिस्टिंग लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये हमारे ब्रिटिश एरा लॉज हैं। और ये जो लॉज हैं इनको ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने एनेक्ट किया था। और वो इंडिया इसलिए आए थे ताकि वो इंडिया के ऊपर रूल कर सके, इंडिया को लूट सके। और अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उस आवाज को दबाने के लिए इन लॉज को एनेक्ट किया गया था। मतलब मैं कुल मिला के अगर कहूं तो कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिशर्स ये लॉज लाए थे ताकि हम लोग के ऊपर रूल कर सके, ना कि इंडियंस को सर्व कर सके। और इसका बहुत ही बड़ा एग्जांपल है सेडिशन, जो मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था, जिसको हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ बहुत ही ज्यादा यूज किया गया था। और जब इंडिपेंडेंस के बाद इन्हीं लॉज को जब कंटिन्यू किया गया तब कई बार इन कोड्स को अमेंड भी किया गया है ताकि ये जो अनजस्टिफाइड सेक्शंस है, लॉज हैं, इनको हटाया जा सके। और जो हमारी करंट इंडियन सिचुएशन सिनेरियोज हैं उनको मीट करने के लिए नए नए सेक्शंस, प्रोविजंस ऐड भी किए गए हैं। जैसे सबसे रीसेंट अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013, और इसके बाद एक अमेंडमेंट 2018 में भी किया गया। तो ये थी पहली मेजर वजह। दूसरी मेजर वजह ये है कि ये जो तीनों लॉज है ना, ये इनइफेक्टिव इन नेचर हैं। अब इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि जब 2018 और 19 में इकोनॉमिक सर्वे कराया गया था तब पाया गया था कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ही ज्यादा है। अराउंड 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग थे हमारे जुडिशियल सिस्टम में, और इसीलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी दुनिया के कंपैरिजन में अगर आप इंडिया को देखो ना, तो हमारे पास वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। और जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, उसकी 2015 की एक रिपोर्ट है जो रिवील करती है कि इंडिया में जितने भी प्रिजनर्स है उसकी अगर पूरी प्रिजनर्स पॉपुलेशन को अगर जोड़
छोड़ दिया जाए ना, तो उसमें से 67% जो प्रिजनर्स है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है, मतलब उनका ट्रायल अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो हमारे एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज है उनकी इफेक्टिवनेस कितनी ज्यादा है। और आज पार्लियामेंट के सेशन में अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर है, उन्होंने ये चीज एडमिट भी की थी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे इंडिया में आए थे हमारे ऊपर रूल करने के लिए, ना कि हमें जस्टिस दिलाने के लिए। और उनकी पहली प्रेफरेंस यही थी कि उन्हें इंडियंस को पनिश करना था, ना कि हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करना था या हमें जस्टिस दिलाना था। तो यही सब कुछ मेन लीडिंग रीजन है जिसकी वजह से इन लॉज को रिपील किया जा रहा है। और इसके अलावा ये जो इन लॉज को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसको जो रिफॉर्म करने की बात की जा रही है, चेंज करने की जो बात की जा रही है, वो कोई नई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट एकदम से ये लॉज लेके आ गई है, बल्कि इसकी बात बहुत पहले से चलती हुई आ रही है और इसका जिक्र बहुत पहले भी हो चुका था। जैसे 2003 में मलिमत कमेटी रिपोर्ट आई थी एक, और उसका कहना था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया है वो अक्यूज का ज्यादा फेवर करता है, ना कि विक्टिम्स का। और इन सारी चीजों को सही करने के लिए काफी सारे रिकमेंडेशंस भी इस कमेटी की रिपोर्ट ने सजेस्ट किए थे, हालांकि उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। और इसके बाद 2007 में 2007 में माधव मेनन कमेटी नाम की एक कमेटी थी, उसने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब माधव मेनन के बारे में मैं आपको बता दूं तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन भी कहा जाता है। तो इस कमेटी का भी कहना था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें काफी सारी कमियां हैं और इसमें रिफॉर्म करने के लिए इस कमेटी ने भी अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। और अभी रिसेंटली ही 2020 में एक क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे डॉक्टर रणबीर सिंह, जो कि वाइस चांसलर हैं ऑफ NLU दिल्ली। और इनके अलावा 4 और मेंबर थे इस कमेटी में, मतलब टोटल 5 मेंबर की कमेटी थी। और इस कमेटी का काम ये था कि ये जो एग्जिस्टिंग लॉज अभी मैंने आपको बताया, ये 3 IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों ही लॉज को रिवाइज करने का काम था इस कमेटी का। और इस कमेटी ने अभी रिसेंटली फरवरी 2022 में अपनी रिपोर्ट जमा की आफ्टर कंसीडरिंग सजेशंस फ्रॉम द पब्लिक। तो ये था पूरा बैकग्राउंड अबाउट दीज बिल्स। अब चलिए जानते हैं कि ये जो तीनों बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो क्या क्या मेजर चेंजेस लेके आते हैं अपने साथ, और ये भी जानेंगे कि जो ये करंट इंडियन सिचुएशन चल रही है, सिनेरियो चल रहा है, और उसकी जो नीड्स हैं, क्या ये तीनों बिल्स उनको मीट कर पा रहे हैं या नहीं। अब देखिए, ये जो 3 नए लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है वो अभी काफी ज्यादा क्रूशियल करंट इश्यूज को एड्रेस करते हैं जो हमारी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो सबसे पहला मेजर चेंज किया गया है वो किया गया है रिगार्डिंग सेडिशन लॉ। ये जो सेडिशन लॉ है वो हमारे कॉलोनियल टाइम से चलता हुआ आ रहा था, और इस सेक्शन का मेन काम था उन लोगों को पनिश करना जो हेट स्पीच करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ हेट स्पीच करता था तो उसको इस सेक्शन के अंडर स्ट्रिंजेंट सजा दी जाती थी। और ये जो सेक्शन है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था अपने रूल के दौरान, क्योंकि उस समय आप जानती हो हमारे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमारे फ्रीडम फाइटर्स काफी सारे भाषण देते थे, स्पीचेस देते थे। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये लॉ लेके आई। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इंडिया से बाद में चली जाती है, लेकिन ये लॉ अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे IPC में। और सेडिशन लॉ को अभी भी हमारी गवर्नमेंट यूज करती है अगेंस्ट द पीपल जो हेट स्पीच फैलाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन कई केसेस में गवर्नमेंट के ऊपर ये भी एलिगेशंस लगे हैं कि वो इस लॉ को मिसयूज करती है। एंड कंसीडरिंग द मॉडर्न टाइम्स, ये माना जाता है कि ये जो सेडिशन लॉ है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट भी इसी रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट को भी लताड़ चुकी है और कहा था कि गवर्नमेंट कई सारे आउटडेटेड लॉज को तो हटा देती है, लेकिन सेडिशन को क्यों नहीं हटा रही। और कई केसेस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि गवर्नमेंट इसको मिसयूज करती है। और इसीलिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अबेयंस में रख दिया था। मतलब ये लॉ एग्जिस्ट तो करता है हमारी लॉ बुक्स में, लेकिन इसको गवर्नमेंट यूज नहीं कर सकती है। हालांकि अभी रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आती है और उस लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन ये होता है कि सेडिशन लॉ को रिटेन कर लेना चाहिए हमारी IPC में। हालांकि सरप्राइजिंगली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने इन तीनों बिल्स को इंट्रोड्यूस करते समय ये चीज स्टेट कर दी कि इन्होंने सेडिशन को इन नए लॉज में से हटा दिया है। हालांकि अगर आप नया लॉ देखोगे जो IPC को रिप्लेस कर रहा है, उसका सेक्शन 150 देखोगे तो वो मिलता जुलता है कई हद तक सेडिशन से। और ये सेक्शन बात करता है रिगार्डिंग एक्ट्स एंडेंजरिंग यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो ये है पहला मेजर चेंज। और दूसरा मेजर चेंज जो लाया गया है वो रिगार्डिंग लाया गया है मॉब लिंचिंग। अब आप स्टैटिस्टिक्स अगर उठा के देखोगे तो इंडिया में मॉब लिंचिंग के केसेस बहुत ही ज्यादा राइज पे हैं। अब मॉब लिंचिंग मतलब ये होता है कि जब एक ग्रुप आपस में आके किसी एक बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, उसकी डेथ कर देता है, तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। ये मैंने आपको एक लेमन लैंग्वेज बताया है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज थे ना उसमें मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं था। और ये काफी ज्यादा अच्छा स्टेप लिया गया है मॉब लिंचिंग को इन नए लॉज में इंक्लूड करके। और मॉब लिंचिंग का आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हो जो पालघर वाला इंसिडेंट हुआ था जहां पे साधुस को मार दिया गया था बाय
अब मॉब तो वो एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है मॉब लिंचिंग का। इसके अलावा अभी जो मणिपुर क्राइसिस चल रहा है वहां पे भी कई सारे मॉब लिंचिंग के केसेस देखे गए हैं। तो मॉब लिंचिंग के ऊपर लॉ अभी के टाइम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था और इन नए कोर्स में इसको इंक्लूड भी कर लिया गया है। और अगर इसमें पनिशमेंट के बारे में बात करूं तो इसके ऊपर पनिशमेंट भी काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है और मॉब लिंचिंग के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है कैपिटल पनिशमेंट, मतलब फांसी। हालांकि फांसी केस के ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके अलावा हमारे रेप लॉज में भी मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति किसी माइनर के साथ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, रेप करता है, तो उसको डेथ पेनल्टी तक की सजा दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर कोई रेप सर्वाइवर है, अगर उसकी कोई आइडेंटिटी अगर रिवील करने की कोशिश करती है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान दिया गया है और इस केस में 2 साल तक की सजा दी गई है। और इसके अलावा अगर कोई इलेक्शंस में किसी वोटर को ब्राइब देने की कोशिश करता है, मतलब वोट को खरीदने की कोशिश करता है, तो उसमें भी सजा मिलेगी और सजा है अप टू 1 ईयर। और इसके अलावा इन तीनों ही कोड्स में कुछ नए डेफिनेशंस को इंक्लूड किया गया है जो पहले दूसरे लॉज में डिफाइंड होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल टेररिज्म, सेपरेटिज्म और इसके अलावा आर्म्ड रिबेलियन, ये सब पहले दूसरे एक्ट्स में डिफाइंड होते थे, लेकिन अब इसको इसमें भी डिफाइन किया गया है। और इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें पहले कई सारे प्रोविजंस ऐसे होते थे जो जेंडर न्यूट्रल नहीं होते थे, तो कई सारे प्रोविजंस को अब जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। और ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा सीवियर पेनल्टीज को इंक्लूड कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो मैरिटल रेप का जो इशू है जिसको पनिश करने के लिए काफी दिन से डिबेट चलती आ रही थी, उसके ऊपर इन नए लॉज में कुछ नहीं किया गया है। जो हमारा आईपीसी है वो भी मैरिटल रेप के ऊपर साइलेंट था और ये जो नए लॉज आ रहे हैं जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं वो भी मैरिटल रेप के ऊपर साइलेंट है, गिवन दैट द वाइफ इज नॉट माइनर। और इसके अलावा ये जो तीनों बिल्स हैं, नए लॉज हैं, वो फाइनल नहीं है, इनको पार्लियामेंट्री पैनल के पास भेजा जाएगा तो वहां पे उनकी फर्दर स्क्रूटनी होगी और अगर कुछ चेंजेस होने होंगे तो वो भी किए जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली भारतीय न्याय संहिता के ऊपर बात की है जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा और बाकी के जो अदर लॉज हैं उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं की है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। हालांकि अगर आपको उन दोनों के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी यही सब था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्टे सेफ, जय हिंद।